नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर आपकी अध्यापिका लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए क्षितिज भाग 1 यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है लासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित पाठ है। बेटा जी, सबसे पहले आप एक नज़र दौड़ा लीजिए अपने पाठ्यक्रम की तरफ कि मेरे चैनल पर क्या क्या अपलोडेड है। ओके, जैसे कि प्रेमचंद, पहले काव्यखंड देख लेते हैं, कबीर की साखियाँ और शबद। आपको ये चैप्टर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, माइंड मैप, एवरीथिंग, एमसीक्यूज एंड जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन है और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ आपको कबीर की साखियाँ शबद पाठ में मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ओके, ललद्यत वाक पूरा कंप्लीट है चैप्टर। इसका माइंड मैप जल्दी ही अपलोड करेंगे पाठ के सार के साथ। ललद्यत यानी कि वाक, ओके, ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है। रसखान के सवैये भी अपलोडेड है। माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला भी अपलोडेड है। इस बार ऐड हुआ है सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, ये अभी अपलोड होगा। ओके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मेघ आए कविता अभी अपलोड होगी चैनल पर। राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ओके, अब देखते हैं गद्य खंड में से मेरे चैनल पर क्या क्या अपलोडेड है। तो सबसे पहले प्रेमचंद दो बैलों की कथा पाठ मेरे चैनल पर अपलोडेड है माइंड मैप के साथ, साथ में पाठ का सार, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन लासा की ओर पाठ आपके जो आज मैं माइंड मैप लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड हैं। आज माइंड मैप वन लाइनर क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ठीक है, साथ में पाठ का सार भी मिल जाएगा। श्यामचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर इस बार जुड़ा है, इसलिए ये अभी अपलोड होगा। इसके अलावा जाबिर हुसैन जी का सावले सपनों की याद पाठ चैनल पर अपलोड हो चुका है। हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते अपलोड हो चुका है। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, ये अभी चैनल पर अपलोड होगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर बचे वो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है। कृतिका में नया चैप्टर जो ऐड हुआ है वो है इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी। बस पहले 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। माटी वाली इस बार कट गया है, वैसे अपलोडेड है मेरे चैनल पर लेकिन कट गया है। ठीक है। बाकी का अगर आपको सिलेबस देखना हो ग्रामर का डिटेल में तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित लासा की ओर पाठ है। राहुल सांकृत्यायन, ये माइंड मैप है आपके सामने। पाठ का नाम है लासा की ओर, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको छोटा छोटा नजर आएगा इसलिए मैं इसको जूम करने जा रही हूँ। ठीक है। तो पहले राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में ध्यान से सुन लो बच्चों, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें लेसन के बारे में पता हों। ओके, चलिए सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन, जो कि हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर कहे जा सकते हैं। ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, जीवन परिचय सुना रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में, आपको पता होना चाहिए पंधा गांव यानी कि स्पेलिंग क्या है। पंधा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम बच्चों केदारनाथ पांडे था। शुरू से इनके स्वभाव में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति विद्यमान थी, घूमते रहते थे। बाद में साधु बन गए थे और नाम इनका पड़ गया था दामोदर। ओके, स्वभाव से क्या थे, घुमक्कड़ थे ये। और 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया, तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया, 1963 में। ठीक है। और इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है और रोचक है। आप इस पाठ में बहुत सारे बोलचाल के शब्द आपको मिलेंगे जो तत्सम भी होंगे, देशज भी होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं लेखक की पहली तिब्बत यात्रा की, यानी कि लेखक ने इस पाठ में अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने 1929-30 के बीच में की थी। सन 1929-30 के बीच में जो उन्होंने यात्रा की थी उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। और उन्होंने बताया है कि लासा की ओर यात्रा वृतांत है।
अगर कोई आपसे पूछे ये किस विधा में लिखा गया पाठ, यात्रा वृतांत है, जिसके माध्यम से लेखक ने तिब्बत यात्रा की कठिनाइयों का वर्णन किया है और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है, सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया है, इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था वहां कैसी है उसके बारे में भी इस पाठ में आप पढ़ेंगे। तिब्बत के स्थानीय लोगों के यात्रियों के प्रति सहज व्यवहार से पाठकों को यात्रा करने की प्रेरणा देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सुननी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर लासा की और की वीडियो अपलोडेड है। आज मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं के आधार पर पूरा पाठ समझा दूंगी आपको। ठीक है, आगे है भिखमंगे के वेश में यात्रा, यानी कि इन्होंने 1929-30 के बीच में नेपाल के रास्ते से यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने ये यात्रा किस वेश में की थी, भिखमंगों के वेश में। और लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले बच्चों, जब बोला क्या, मुख्य मार्ग की विशेषताएं बताना, जब फरी क्लिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था तब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था और ये रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए इसे मुख्य रास्ता बताया गया। ठीक है, यही विशेषता है इसकी। उसके बाद लासा की चाय की विशेषता बताई गई है। यहाँ जो चाय बनती है मक्खन और सोडा मिलाकर बनाई जाती है, नमक सोडा नमक डालकर बनाई जाती है। इसके अलावा तिब्बत की पुलिस के संबंध में लेखक के विचार बताए हैं, यानी कि जो तिब्बत की पुलिस है वो निर्जन पहाड़ों में जाने को तैयार नहीं है। हथियार संबंधी यहाँ कोई कानून ही नहीं है। खुफिया पुलिस पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद डांडा थोंगला तिब्बत की सीमा पर स्थित स्थान है, यानी कि तिब्बत में आप पढ़ेंगे इस पाठ में डांडा, जो पहाड़ की ऊंची जमीन को कहा जाता है, 16-17 फीट की ऊंचाई के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई भी आपको गांव दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी जगह पर तो डर लगता है जाते हुए। और डांडे के सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का भी स्थान है, जिसके बारे में आप पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सुमति एक मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजंग शेख एवं लासा की सामाजिक स्थिति के बारे में लेखक ने बताया है। तो लेखक इस पाठ में अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं, सुमति के बारे में, जो कि एक मंगोल भिक्षु था। ठीक है, और लासा की सामाजिक स्थिति के बारे में भी इस पाठ में बताया गया कि समाज यहाँ का कैसा था, अन्य समाजों से तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती हैं, घर में निम्न श्रेणी के भिखमंगों के अतिरिक्त किसी को भी किसी भी घर में आने की मनाही नहीं है। नदी पार करने के लिए राहदारी देना, जब आप इस पाठ में पढ़ेंगे ना कि लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चले थे तो उस वक्त उन्होंने राहदारी, यानी कि 2 चिट्टे नदी पार करने के लिए दी जाती थी। ठीक है, और थोंगला के पहले नदी पार करने के लिए राहदारी दे दी, टैक्स जिसे आप कह सकते हैं। भिखमंगे की स्थिति में ठहरने के लिए अच्छी जगह मिलना। अब लेखक ने जब ये यात्रा की थी ना, तो भिखमंगे के वेश में जब यात्रा की थी तो उन्हें रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिली थी, इस पाठ में आपको पता चलेगा पढ़ के। लेकिन जब लेखक ने एक भद्र यात्री की वेशभूषा में यात्रा की थी तो उन्हें रहने के लिए एक अच्छा स्थान भी नहीं मिला था। ठीक है, क्यों नहीं मिला था वो हम पढ़ेंगे पाठ में। उसके बाद लासा की ओर में अगला पॉइंट है आपका मनमोजी प्रवृत्ति के लोग। यहाँ के लोग बड़े मनमोजी टाइप के हैं। शाम को आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में शंग नाम का एक जो शब्द है वो यूज हुआ है, यानी कि नशा करके किसी प्रकार का आराम से सो जाते हैं वो। ठीक है, एक तरह की कहा जाए कि शराब होती है वो। ठीक है, और इसके अलावा लेखक का घोड़ा स्वस्थ और धीमी चाल वाला, तो इसमें बताया गया कि जो लेखक का घोड़ा है, यानी कि लेखक के घोड़े के बारे में बताया गया है। और लेखक के घोड़े से पहले मैं आपको बता दूं दोनिक वस्तु, आप इसके बारे में इस पाठ में सुनेंगे कि लेखक अपने आप को दोनिक वस्तु समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि दोनिक वस्तु जो है वो एक स्पेनिश उपन्यासकार है जो हमेशा घोड़े पे ही चलता था, और उस निर्जन स्थान पर लेखक स्वयं को इसलिए समझ रहा था क्योंकि घोड़े पर मस्ती से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। ठीक है, लेखक का घोड़ा स्वस्थ और धीमी चाल वाला क्यों था ये भी बता दूं, क्योंकि घोड़ा जो था वो थक गया था, इसलिए जो लेखक हैं वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे और वो रास्ता भी भूल गए थे। यहाँ की जो कानूनी स्थिति है उसके बारे में बताया गया है कि बहुत ही खराब है यहाँ की कानूनी स्थिति। मैंने आपको पहले भी बता दी है, क्योंकि हथियार रखने संबंधी कोई कानून ही नहीं है, हर कोई कानून को हाथ में लिए घूमता है। दोनिक वस्तु के बारे में भी मैंने आपको जिक्र कर दिया है। सुमति का लेखक पर गुस्सा होना,
अब डांडे पर से जब उतर रहे थे लेखक अपने साथियों के साथ तो पिछड़ गए थे, मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका घोड़ा सुस्त हो गया था। और सुमति जो थे वो लेखक के इस तरह पिछड़े रहने से, पीछे रह जाने से गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो रास्ता काफी खराब था। सुमति का अपने यजमानों को गंडे देना, आप इस पाठ में पढ़ेंगे सुमति अपने यजमानों को गंडे क्यों देता था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो गंडे बोध गया से लाए कपड़े से बनाए गए हैं और ये गंडे उन्हें सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाएंगे। एक्चुअली ये उस धर्म का एक विश्वास है, ठीक है। जब हमारी भी कोई इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है, हम वृक्ष पर जाकर क्या करते हैं, कोई मोली वगैरह बांध देते हैं, है ना, धागा बांध देते हैं, गंडे होते हैं तावीज़। तो गंडे सुमति अपने यजमानों को इसीलिए देता था ताकि मुसीबतों से रक्षा हो सके, और उन गंडों के बदले में सुमति को दक्षिणा भी देते थे, ठीक है। लेखक का सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकना। अब जो लेखक था ना, सुमति तिंगड़ी समाधिगिरी के आसपास गांव में जाना चाहता था, क्योंकि उसके यजमान, उसको जानने वाले लोग तो वहीं रहते थे। तो लेखक ने उसे अपने यजमानों के पास जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सुमति एक बार यजमानों के पास चला गया तो वो सप्ताह भर भी वापस नहीं आएगा। वहाँ लोग इतने ज़्यादा मतलब मिलने वाले हैं कि वो वापस आ ही नहीं सकता, ठीक है। तिब्बत में ज़मीन की स्थिति बताई है कि तिब्बत की जो ज़मीन है ना बच्चों, वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, और इन जागीरों का अगर बहुत ज़्यादा हिस्सा देखें तो बौद्ध मठों के हाथ में ही है। एक श्रेष्ठ यात्रा वृतांत है ये, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने ये रचा है, और एक श्रेष्ठ यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें सिर्फ लेखक इस यात्रा के माध्यम से यही बताना चाह रहा है कि तिब्बत में यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। नमसे भद्र पुरुष, यानी कि आप इस पाठ में नमसे भद्र पुरुषों के बारे में भी पढ़ेंगे। तिंगड़ी समाधिगिरी जो कि पहाड़ों से गिरा हुआ एक टापू है, और लेखक अपने साथियों के साथ यात्रा के दौरान तिंगड़ी के पहाड़ों से गिरे टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गया था। इसी के पास एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको नाम दे दिया गया तिंगड़ी समाधिगिरी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा आपके सामने। क्वेश्चन आंसर मैंने ऐसे लिए हैं कि जिन जिन चीजों का जिक्र माइंड मैप में नहीं हुआ है उनका जिक्र करने के लिए ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, ओके। तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमति का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि सुमति की अच्छी जान पहचान के लोग वहां रहते थे, ठीक है। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? आपको बताया था मैंने, सैनिक मार्ग। डांडा किन लोगों के लिए उत्तम स्थान है बच्चों? डाकुओं के लिए। लेखक भिखमंगे के वेश में क्यों यात्रा कर रहे थे? डाकुओं के डर से। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ था, और उनका ननिहाल कहाँ था? पंधा गांव में। तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे, और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। यस, ये जो लास्ट लाइन इस चैप्टर की आप पढ़ेंगे, या लास्ट पैराग्राफ, मैं अब पुस्तकों के भीतर था इस वाक्य का अर्थ बताएं, यानी कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, एकदम उसने अपने आप को इंडल्स कर लिया था बुक्स में। लेखक चाय पीने के लिए कहाँ ठहरे थे? परित्यक्त चीनी किले में। लेखक अपने साथियों से पिछड़ने का कारण क्या था? और कंजूर की हस्तलिखित जो पोथियां थी उनकी संख्या क्या थी? इसके बारे में भी आपको मिल गया है आंसर, ठीक है। छद्म का अभिप्राय क्या है बेटा? छद्म का अभिप्राय है बनावटी वेश, ठीक है। उसके अलावा तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता कि मक्खन और दूध से बनाई जाती है। लासा की पाठ में आप एक कुछ ही शब्द सुनेंगे तो उसका अर्थ होता है देया देया। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी, ओके। भरिया किसे कहते हैं? इस पाठ में पढ़ेंगे। कुली को कहते हैं भारवाहक को, भार उठाने वाले को। लेखक को सुबह यात्रा शुरू ना कर पाने का पछतावा क्यों था? क्योंकि बाद में शरीर जलाने वाली धूप थी। लासा की और पाठ में लेखक ने किस वर्ष की यात्रा का वर्णन किया है बच्चों? तो 1929 और 30 ईस्वी का। पर्दा प्रथा का प्रचलन कहाँ नहीं था? तिब्बत में। पहाड़ के सर्वोच्च स्थान को किस प्रकार सजाया गया? इन चीजों से। और किन पहाड़ों पर बर्फ और हरियाली नहीं थी? बीटे की ओर जाने वाले जो पहाड़ थे उन पर, ओके। इसके बाद आपको मिलेगा पाठ का सार, ओके। पाठ के सार में मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप देख लीजिए। लासा की ओर पाठ है, यात्रा वृतांत है, जिसमें उन्होंने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तो इस पाठ में मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको लासा की ओर पाठ का सार भी बता दिया। MCQs टाइप या वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं वो भी बता दिए। माइंड मैप के जरिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए एक चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वन वर्ड टू वर्ड पढ़नी होती हैं।
तो उस वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको नीचे दिए गए लिंक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिंक है लासा की ओर पाठ का, जिसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया गया है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है चैप्टर की, वहाँ जाकर सुन लीजिएगा। और साथ ही में आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे बुक के क्वेश्चन आंसर वहाँ मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।